नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हमने मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके तहत हमने प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पश्चात बिंदुसार, उसके पश्चात सम्राट अशोक और उसके पश्चात सम्राट के अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा। उत्तराधिकारियों के बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, हालांकि कई नाम हमें उत्तराधिकारियों के रूप में मिलते हैं। दशरथ है और संप्रति है, कई जो नाम हमें विकता अशोक है, कई अशोक के पौत्रों के नाम हमें मिलते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। जालोक है, तीवर है, ऐसे नाम हमें उत्तराधिकारियों की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आज हम मूलतः पढ़ेंगे कि किस तरीके से इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, अचानक से पतन हो जाता है। उसके पतन के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक और पश्चिमोत्तर में अगर बात की जाए तो सुलेमान की पहाड़ियों से लेकर और पूर्व में जो बंगाल तक फैला हुआ इतना बड़ा विस्तृत मौर्य साम्राज्य है। तो जो सम्राट अशोक की मृत्यु के कुछ ही सालों के पश्चात क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतने बड़े विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। ये घटना आकस्मिक ना होकर निरंतर कई कारण इसके पीछे उत्तरदायी होते हैं। इसके पीछे कोई एक कारण उत्तरदायी न होकर कई सामूहिक रूप से सभी कारण जो जिम्मेदार होते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, 322 ईस्वी पूर्व में, 322 BC में हमने देखा कि अंतिम नंद वंश के जो राजा होते हैं महापद्मनंद, उनकी हत्या धननंद की हत्या करके जो मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। और उसके पश्चात 184 BC 184 ईस्वी पूर्व में हमने देखा कि अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ होता है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र सूंग के द्वारा कर दी जाती है, एक ब्राह्मण के द्वारा जो उसका सेनापति होता है। तो अब 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक जो मौर्य काल रहता है, अगर बात की जाए, आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसमें से निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए। मैंने आपको भली भांति बता रखा है। जो इसमें से 322 में से 184 आप निकाल लीजिए, अपने आप ही जो समय आ जाएगा। अगर बात की जाए तो लगभग देखोगे आप 150 सालों तक जो इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। ये हमें देखने को मिलता है। अब इतने बड़े विशाल साम्राज्य के पतन के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी थे, उनकी चर्चा हम करेंगे आज। मूलतः कई कारण सामूहिक रूप से उत्तरदायी थे, न कि कोई एक कारण जो इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी था। इसमें कई कारण थे, जैसे उत्तराधिकारी अच्छे नहीं हुए, अगर बात उत्तराधिकारी दुर्बल होते हैं, अगर अशोक के पश्चात अशोक की धार्मिक नीतियों, कई जो इतिहासकारों के द्वारा जो कई कारण है इसके प्रति जिम्मेदार बताए गए। तो मूलतः हम मौर्य वंश के पतन के जो कारण हैं उनका जिक्र करेंगे, जिसके तहत हम राजतंत्रात्मक शासन के स्वाभाविक दोष, केंद्रीय शासन की निर्बलता, प्रांतीय शासकों द्वारा अत्याचार, अत्याचारी शासक, राजदरबार की दलबंदी, करों की अध्यक्षता यानी टैक्स बढ़ोतरी, राजकोष की रिक्तता, सैनिक शक्ति का पतन, विदेशी आक्रमण और ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी नीति। तो हम बात करते हैं राजतंत्रात्मक शासन के स्वाभाविक दोष। राजतंत्रात्मक शासन का स्वाभाविक दोष क्या होता है? अगर राजतंत्र में वो गुण नहीं होता, राजा में उस गुण का अभाव होता है, तो स्वतः ही जो उसके साम्राज्य का पतन हो जाता है। राजतंत्रात्मक शासन का स्वाभाविक दोष ये पाया जाता है अगर राजा कहीं दुर्बल हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सारी की सारी दूरी टिकी हुई रहती किस पे? राजा पे ही। और राजा ही शासन का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। अगर राजा कमजोर हो जाता है किसी भी परिस्थितियों में, तो उस वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो इसके पीछे मूल कारण उत्तरदायी थे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के पश्चात होने वाले
मौर्य वंश के जितने भी उत्तराधिकारी हैं वे दुर्बल और अयोग्य तथा कमज़ोर होते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, मौर्य वंश का पतन हो जाता है। वह योग्यता और काबिलियत उनमें देखने को नहीं मिलती है जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक में देखने को मिलती है। तो ये कारण मूल रूप से एक उत्तरदायी होता है किसके, मौर्य वंश के पतन के लिए। और केंद्रीय शासन की निर्बलता, जैसा कि हमने देखा इतिहास में, ये स्वाभाविक बात है। केंद्रीय शासन जो सेंटर पावर होती है, अगर सेंटर पावर कमज़ोर हो जाती है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हमने देखा, तो जैसे ही जो केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो उसके अधीनस्थ राज्य होते हैं उनके द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, विद्रोह कर दिए जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। तो ये बात निर्भर रहती है किसी भी साम्राज्य के पीछे अगर बात जाए, उसके दीर्घकालीन जो शासनकाल के पीछे और उसकी मजबूती की अगर बात की जाए, किसी साम्राज्य को मजबूती प्रदान करनी हो तो ये जो बात की जाए केंद्रीय शक्ति वह क्या होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि प्रांतीय राज्यों पे उसका क्या हो, नियंत्रण हो। अगर केंद्रीय शक्ति जैसे ही कमज़ोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी तो उन परिस्थितियों में जो प्रांतीय शासक है छोटे छोटे राज्यों के जिसके अधीन है केंद्रीय शक्ति के, वो उनके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, विद्रोह कर दिया जाएगा और वह अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे कि उसी दौरान जो केंद्रीय शक्ति जो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अशोक के पश्चात उसके शासक है जो उत्तराधिकारी इतने योग्य और काबिल हमें देखने को नहीं मिलते। तो इन परिस्थितियों में क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो प्रांतीय राजाएँ हैं, प्रांतीय शासक हैं, उनके द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है और इसी तरीके से जो मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अब प्रांतीय शासकों द्वारा अत्याचार, प्रांतीय शासक है जैसे एक तो पूरा का पूरा जो राज्य होता है, जैसे प्रांत है, जैसे हम देखते हैं भारत, एक तो सेंटर पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सत्ता है, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है, यानी प्रांतों की सरकार अलग है, एक तो केंद्रीय सत्ता है और एक प्रांतीय जो सरकार है। तो उसी तरीके से जो राजा का जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था, उसी में यही व्यवस्था होती, छोटे छोटे राज्यों का समूह होता था जिसमें केंद्रीय सत्ता तो राजा होता था। तो उसी दौरान जो प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांतों पर शासन करने वाले, यानी कि जो एक राजा की अधीनता में शासन करते थे, अब उन शासकों के द्वारा जो अपनी जनताओं पर निजी स्वार्थों के लिए अत्याचार किए जाते थे उन परिस्थितियों में जनता उनसे परेशान हो गई थी। जैसा कि हमने देखा कि तुम देखोगे प्रांतीय शासक है जो अधिकारी है उनके द्वारा जनता का शोषण किया गया। उसी दौरान जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, किसके समय, बिंदुसार के समय होता, 2 बार विद्रोह हुए थे, जो एक बार तो सुसीम अशोक के द्वारा दबाया गया, दूसरी बार जो अशोक के द्वारा दबाया गया। तो ये विद्रोह होते थे, उनका विद्रोह राजा के प्रति नहीं था, उनका विद्रोह स्थानीय अधिकारियों और प्रांतीय शासकों के विरुद्ध था, उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, क्योंकि वह जनता का शोषण करते थे। तो अब इन परिस्थितियों में जो राजा के प्रति जनता का क्या हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है और उसके प्रति सहानुभूति कम हो जाती है। वही आगे जाकर क्या होती है, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। उसके अलावा कई अत्याचारी शासकों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि जो बात की जाए अशोक के पश्चात होने वाले शासक है तो गार्गी संहिता में उल्लेख मिलता है, गार्गी संहिता में कि शालीशुल्क नाम का जो मौर्य शासक होता है वह अधर्मी और अत्याचारी शासक होता है। उसके द्वारा जनता पे खूब अत्याचार किए जाते हैं जिससे जनता परेशान हो जाती है। और ये बात है कि शासन है जो शासितों की इच्छा के अनुसार किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान विषय के तहत भी आप पढ़ते होंगे। तो अब ये जो जनता पे ही जो इनके द्वारा अत्याचार किए जाने लगते हैं और जनता इनसे परेशान हो जाती है, तो जनता के द्वारा क्या किया जाता है, जो इन शासकों के प्रति सहानुभूति नहीं रखी जाती है और धीरे धीरे ये जनाधार खो देते हैं और वो आगे जाकर जो क्या बनता है, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। दरबार की दलबंदी, दरबार में जो उच्च अधिकारी है, मंत्री हैं, इनके बीच में भी गुटबाजी होने लगती है। हम देखते हैं कई बार जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ऐसा होता है और उसमें अलग अलग दल बन जाते हैं, गुट बन जाते हैं। वह जैसा कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात देखा कि कुछ राजदरबारी है जिसमें मंत्री और उच्च अधिकारी वो तो चाहते थे कि सम्राट अशोक जो उत्तराधिकारी बने, किसका, बिंदुसार का अगर बात की जाए, लेकिन कई है जो उसके पुत्र जो बात की जाए सुसीम को बनाना चाहते थे। तो इसी तरीके से ये गुटबंदी दलबंदी होने के कारण क्या हो जाती है, राज्य किसी साम्राज्य की जो ताकत क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। उन परिस्थितियों में क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। करों की अधिकता, कर बोले तो टैक्स वगैरह राजस्व बढ़ा दिए जाते हैं,
खुद कहा जाता है किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा अपनी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें कहता है कि जनता पे करों की अधिकता इतनी होनी चाहिए कि वह जनता करों के बोझ के तले दबी रहे और किसी तरह के अन्य कामों में संलग्न ना हो। अब इससे भी बात की जाए करों की इतनी व्यवस्था कर दी जाए कि जनता अपना सर नहीं उठा सके। ये कहता है कौन, चाणक्य कहता है अर्थशास्त्र में अपनी पुस्तक में। तो हो सकता है स्वाभाविक जनता से अनावश्यक रूप से जो कर वसूले गए होंगे जिससे जनता क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है और जनता के द्वारा जो शासकों का साथ नहीं दिया जाता मौर्य सम्राटों का, तो वही आगे जाकर क्या होती है, इनके पतन का कारण बनते हैं। अब राजकोष की रिक्तता, भाई राजकोष बोले तो राजा का खजाना, और खजाने पे ही सारा शासन निर्भर होता है। राजा की स्थिति और राज्य की स्थिति, जो खजाने पे जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया था उसमें जो एक सप्तांग सिद्धांत में एक क्या होता है, खजाना भी होता है, राजकोष भी होता है। राजकोष जितना भरा हुआ होगा, जिसके पास जितना पर्याप्त धन होगा, उन परिस्थितियों में उस राज्य की स्थिति वैसी ही होगी और उस शासक की स्थिति भी अच्छी होगी। तो ये जो लगातार युद्धों में व्यस्त रहने के कारण, और हमने देखा कि ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो प्रचारक बनने के पश्चात सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया, तो उसके पश्चात जो खुले हाथों से उसके द्वारा बौद्ध संघों को खूब दान दिया गया। इसके कारण क्या हो जाता है, जो राजा का खजाना रिक्त हो जाता है और सैन्य शक्ति के लिए जो खर्च करने के लिए जो उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। और सैनिक शक्ति का पतन मूलतः हमने देखा कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने सिद्धांत बना दिया कि अपने को तो शस्त्रों से लड़ाई करनी ही नहीं है, और शाक्य विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति अपना ली जाती है। अब जिन परिस्थितियों में जो प्रांतीय शासकों के द्वारा विद्रोह किए गए या विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा विद्रोह किए, तो इनके द्वारा तो धार्मिक नीतियाँ अपना ली गई, बहुत भिक्षु बना दिए, ज़्यादातर सैनिक की संख्या कम कर दी गई। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य की बात की जाए, साम्राज्य की रक्षा कर पाना मुश्किल होता है, और उन परिस्थितियों में क्या हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। और विदेशी आक्रमण रही सही कसर, विदेशी आक्रमण शुरुआती दौर से हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानियों के साथ संघर्ष होता है। उन परिस्थितियों में बात की जाए, यूनानी जो पश्चिमोत्तर दिशा में शासन करते हैं और उनके द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है मौर्य सम्राटों शासकों को पराजित करने का। तो उसी दौरान 206 ईस्वी पूर्व में जो यूनानियों का एक आक्रमण होता है, जिसके द्वारा जो मौर्य वंश की जो बात की जाए, मौर्य साम्राज्य की शक्ति को क्षीण भिन्न कर दिया जाता है। जो ये जर्जर स्थिति हो जाती है, कमज़ोर स्थिति हो, पहले से भी कमज़ोर स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये नुकसान जो विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भी पहुँचाया जाता है। उसके अलावा एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रियावादी, ये विवादास्पद कारण बताया गया है। इस मत के प्रतिपादक पंडित हरिप्रसाद शास्त्री है, हालांकि इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है इस बात को लेकर। ये कहते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया था, और उसके पश्चात उसके द्वारा जो ब्राह्मण धर्म यानी वैदिक धर्म को क्या है, जो नुकसान पहुंचाया जाता है। और वैदिक धर्म के प्रति जो नीति, अगर बात की जाए अशोक की नीति, जो विरोधी नीति इसके द्वारा बताई गई है पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी के द्वारा। हालांकि जो डॉक्टर राय चौधरी है, ये कहते हैं कि अशोक की ऐसी नीति नहीं थी कि जो उसके द्वारा ब्राह्मण धर्म को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म को जो नुकसान पहुंचाया गया था, ब्राह्मणों के मन में जो आक्रोश और गुस्सा एकत्रित होता गया, और धीरे धीरे उनके द्वारा जो मौर्य वंश के जो पतन के लिए और मौर्य वंश को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा षड्यंत्र किए जाते हैं। और ब्राह्मणों के द्वारा मिलकर जो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया अशोक के द्वारा अपनाई जाती है विरोधी, उसके आधार पर उनके द्वारा मौर्य वंश को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सम्राट अशोक की जो नीति है वह सभी धर्मों के प्रति समान होती है, सहिष्णुता पूर्वक नीति होती है। क्योंकि सम्राट अशोक खुद कहता है एक अभिलेख में कि अगर कोई व्यक्ति बिना कारण ही किसी दूसरे धर्म की निंदा करता है तो वह अपने धर्म को नुकसान पहुंचाता है। ये कारण बताया गया, लेकिन ये विवादास्पद कारण माना जाता है कि उनका कहना था जो पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के बोले, इसी कारण से जो अंतिम जो इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग होता है, वो ब्राह्मण होता है, उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर दी जाती है। तो मूल रूप से ये कारण जो मौर्य वंश के पतन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार और उत्तरदायी होते हैं।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो विशाल मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे के जो कारण है, उत्तरदायी कारणों के बारे में चर्चा की है। सामूहिक रूप से कई कारण जो इसके पीछे उत्तरदायी होते हैं, न कि कोई कारण जिम्मेदार होता है। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य हम देखते हैं कि कुछ ही समय पश्चात सम्राट अशोक के कुछ ही समय पश्चात क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, जिसके पीछे कई कारण सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिनके बारे में हमने आज जिक्र किया। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम जो मौर्य शासन से संबंधित जो प्रशासन व्यवस्था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।